72 घंटे सबसे सुरक्षित बैंक और 900 करोड़ रुपए की लूट। जब फोटोग्राफर की साजिश ने मचाई थी सनसनी, इस सनसनी में देखिए एक रॉबर्स की कहानी, एक चोरी की कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल VT सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यह कहानी है फ्रांस में हुई एक उस बैंक रॉबरी की जिसमें डकैतों ने 27 घंटे तक लूटपाट की थी और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता था। कारण यह था कि उसके मेन गेट में लगा सिक्योरिटी वाल्ट और बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक को लूट का अंजाम दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उसको लूटना लगभग असंभव था। उसके सिक्योरिटी फंक्शंस इतने अच्छे थे कि लूट को अंजाम देना सरल नहीं था। 19 जुलाई 1976 फ्रांस का नीस शहर, यहां रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था। क्योंकि कारण जानते क्या था? यहां सुरक्षा के लिए जो सबसे मजबूत वाल्ट था वो सबसे बड़ा सुरक्षा का कारण था। और यही कारण था कि यहां चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज यहां बैंक के वाल्ट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता था। जो प्रक्रियाएं होती थी उसको मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते थे। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वाल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस दिन वाल्ट नहीं खुला। बता दें, इस वाल्ट का वजन करीब 20 टन था। पहले भी कई बार दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर लॉक जो होता था वो अक्सर जाम हो जाया करता था। फिर क्या करते थे, बैंक के कर्मचारी वाल्ट जिसने उस वाल्ट को बनाया था उन वाल्ट बनाने वाली कंपनी को फोन करते थे, तो फिर वो लोग जो है आकर के बनाकर चले जाते थे। और उस दिन भी बैंक कर्मचारी को लगा कि शायद पहले की तरह रहा हो, अंदर से जाम हो गया हो। फिर उन्होंने दोबारा वाल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। ये चोरी की बात की घटना मैं बता रहा हूं। जब सूचना दी तो आधे घंटे के बाद ही कंपनी के एक्सपर्ट बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार जिन्होंने उसको बनाया था उनसे भी वो खुला नहीं, तो दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर जो था ग्राहकों की बहुत लंबी भीड़ हो गई थी, क्योंकि काम स्थगित था, उसको खोलने में लोग लगे थे। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वाल्ट कंपनी के एक्सपर्ट ने तय किया कि दरवाजे में ड्रिल मशीन से छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वाल्ट खुलने में दिक्कत कहां से आ रही है। यह बहुत बड़ी रॉबरी थी। आप लोग पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। वाल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे कि कहीं हथौड़ा लगा हो जिससे लोग जान जाए कि इसे खोलने की कोशिश की गई थी। ऐसा भी कहीं निशान नहीं बना हुआ था। हैवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वाल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। कैसे मुमकिन था यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना लगभग लाजमी ही था, क्योंकि वाल्ट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। इसके ना ही अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। वाल्ट को अनलॉक करके ही दरवाजा खुल सकता था, दरवाजे को खोला जा सकता था। तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंद कर दिया था? यह सवाल सबके मन में था। जो चीज असंभव था वो संभव कैसे हो पाया? फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, लेकिन यह दीवारें भी काफी ज्यादा मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल भरा था। इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था। अब सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी उसको काटने में, उस लोहे को काटने में। जब अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे। वहीं दीवार पर स्प्रे से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, यानी शब्द लिखे हुए थे। और जो शब्द लिखे थे वो ना तो इंग्लिश में थे ना तो हिंदी में थे,
वो फ्रेंच भाषा में लिखे हुए थे। दीवार पर लिखा था सेंस आर्म सेंस हैंड एट सेंस वायलेंस, जिसका मतलब है कि बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के बैंक कर्मचारियों ने देखा कि यहां जमीन पर एक सुरंग भी बनी हुई है। सोचिए, इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो गए थे, यानी वो खाली हो गया था। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकली थी। जहां से पानी निकलता था वो सबसे बड़ा जो था वो सीवरेज, उसी में जाकर के अटैच किया गया था। पुलिस को मौके से काफी सामान मिला जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे, यानी 27 गैस सिलेंडर थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टार्च जलाई थी, यानी जिससे छेद किया जाता है जलता नहीं है, वही चीज उसके लिए गैस का इंतजाम किया था उन्होंने 27। न सिर्फ उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था। गार्डियन के मुताबिक यह लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी। बहुत बड़ी रॉबरी थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होता है। यह उस दौर की सबसे बड़ी बैंक की लूट थी। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई उस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था, और लगता भी क्यों ना, 900 करोड़ रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। 3 महीने के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपने ही गर्लफ्रेंड को ट्रिप पर ले गया था और पकड़ा गया। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। और ऐसा आमतौर पर होता है, एक पकड़ा जाता है, धीरे धीरे सब पकड़े जाते हैं। गैंग के बाकी मेंबर्स को पकड़ा गया तो पता चला कि ये गिरोह छोटी मोटी चोरियां ही करता था। सोचने वाली बात है। ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये गिरोह इतनी बड़ी बैंक लूट भी कर सकता है। पहले लोग छोटी चोरी करते हैं, फिर बड़े को अंजाम देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। गैंग के लोगों ने मास्टरमाइंड का नाम बताया अल्बर्ट स्पाइजरी। अल्बर्ट एक फोटोग्राफर था। अब सोचिए, प्रोफेशन कुछ और था, काम कुछ और था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के ये कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है, यानी वही फोटोग्राफर अपने आप को उसने मान लिया। अल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया था। अब सोचिए कैसे अंजाम दिया, एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। उसने बताया कि बैंक में पहले लॉकर लिया, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीजों की फोटो खींच लिया, क्योंकि वो फोटोग्राफर था ही। तो कैसे क्या हुआ था, अब आइए बताते हैं कैसे लूट कैसे दिया था इस बड़ी लूट को या इस बड़ी वारदात को अंजाम। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा था, यानी अलार्म बजने वाली घड़ी, जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसे कंफर्म हो गया कि वाल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। यानी अलार्म बजा था जो उसने रखा था अपने वाले में, तो जब कोई नहीं जगा तो उसको आभास हो गया वहां पर सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पाया कि अगर वो सीवरेज लाइन में 26 फीट का टनल बनाए तो वो सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इतना बड़ा मास्टरमाइंड, इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दिया था, सोच लीजिए आप। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया, क्योंकि इतना बड़ा काम वो फोटोग्राफर अकेले नहीं कर सकता था, किसी बड़े टीम की आवश्यकता थी। टनल को खोदने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि यह काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था और इस काम को रात के समय में ही किया जा सकता था, दिन में नहीं किया जा सकता था। 27 घंटे तक बैंक को लूटते रहे। अब सोचिए 27 घंटा कम नहीं होता है, पूरे एक दिन से ज्यादा। फिर 18 जुलाई 1976 की रात वो वाल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की
और वहां उन्होंने लंच भी किया। आप सोचिए, उन्होंने नाश्ता भी लिया और डिनर भी किया, खाना भी खाया उसी बैंक में। फिर लूटपाट करके उसी टनल से फरार हो गए। पुलिस ने अल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अल्बर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब बताते हैं इसमें ट्विस्ट क्या है। वो जज के आगे कैसे फरार भी हो गया, अब इसको भी आप लोग सुनिए। कितना बड़ा मास्टरमाइंड था। उसको ले जाया गया जज के सामने, वहां से भी फरार हो गया। कोर्ट में जब अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहां रखा है, इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज को दी। कहा कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज जब उसे कमरे में लेकर गए और कोड के बारे में पूछने लगी, तो अल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले से ही एक बाइक खड़ी थी, यानी शायद ये सब पहले से ही प्री प्लानिंग रही हो। अल्बर्ट तुरंत उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं पकड़ा जा सका। कई साल बाद उसका इंटरव्यू जो था वो एक इटली के चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। उसने इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और यह शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद रॉबर्ट कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं लगा। फिर 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। अल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर ही रखकर चला गया। तो सोचिए, इतना बड़ा खूंखार अपराधी, उसने हत्या जरूर नहीं की, लेकिन जो उसके दिमाग में खुराफात था 12-15 साल की उम्र में कि मुझे किसी खजाने की खोज करनी है, लेकिन वो खजाने की खोज करते करते ऐसी संपत्ति पर हाथ डाल बैठा जो उसके लिए घातक हो गया। एक ऐसे सिक्योरिटी से लैस बैंक को लूटने का कार्य किया जो सफल भी हो गया। लेकिन एक व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद उसने जब सब कुछ कबूला, तो उसने मुख्य मास्टरमाइंड का भी नाम कबूला। और फिर अल्बर्ट पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी जज के सामने वो कैसे फरार भी हो गया और उसके बाद वो पकड़ा भी नहीं जा सका। अंत में ये रहस्य तो बना ही हुआ है कि वो किसने पकड़ा था उसको, उसकी लाश को उसके घर के सामने कौन रखकर गया था। हालांकि जो भी रखकर गया हो वो उसी के ग्रुप का ही कोई सदस्य रहा होगा। तो रॉबरी की कहानी कैसी लगी, चोरी की ये कहानी कैसी लगी, आप लोग अवश्य बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, सुझाव दीजिए हमारे चैनल पर। अगर मैं कुछ और बेहतर कर सकूं तो आपका सुझाव बहुत ही जरूरी है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।